नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार की जातिगत आधारित जनगणना के पिटारे से निकली जाति गुणागणित की उष्मा ने राजनीति में गर्मी ला दी है। एक तरफ विपक्ष ने जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद करके सत्ता पक्ष के लिए 4 राज्यों के चुनाव जो विधानसभा के हैं और अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के रास्ते में बड़ा अवरोध खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए हथियार और नई धार के साथ विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। मोदी ने सवाल किया आज कि क्या हिंदू अपना हक ले लें क्या। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि जितनी आबादी उतना हक। उन्होंने ओबीसी, दलित, एससी, एसटी सबको मिला के 84% का जोड़ घटाना करके सामने पेश किया था और इसके मुतालिक ट्वीट किया था कि जितनी आबादी उतना हक। मोदी जी ने सवाल किया कि क्या हिंदू अपना हक ले लें। इसी जाति जनगणना में बिहार में हिंदुओं की आबादी 81 से थोड़ा ज़्यादा है। इसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गए। मोदी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस देश में गरीब से बड़ी कोई जात है नहीं और गरीब कल्याण से बड़ा कोई सामाजिक न्याय भी नहीं है। जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर जात पात फैलाते हैं वो जहर की खेती बो रहे हैं। मोदी हिंदू और गरीब कार्ड खेलने पर जो विपक्ष को एक तरीके से मोदी ने जो गरीब और हिंदू कार्ड खेलकर विपक्ष को चुनौती दी है। सवाल यही है कि क्या आने वाले जो सियासत है, क्या आने वाली चुनावों में देश की सियासत जो है वो जात वाला हथियार बनाम हिंदू वाला, गरीब वाला, लाभार्थी वाला पलटवार के बीच सिमटी रहेगी क्या? ये बड़ा सवाल है। हालांकि बहुत सारे चुनाव विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि अब या यूँ कहें कि चुनाव विश्लेषकों का एक गुट, एक धड़ा ये मानता है कि अब 1980 के दशक वाला ताना बाना इस देश में है नहीं, न मंडल और ना ही कमंडल को लेकर। नया वोटर है और कोरोना के बाद वोटर का मिजाज, जैसे पूरे दुनिया का मिजाज बदला है, काम करने के तरीके बदले हैं, उसी तरह नए वोटर का मिजाज बदला है। युवा सब कुछ जल्दी पा लेना चाहता है। युवा वोटर है, अपने भविष्य, रोजगार, कमाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, गांव का युवा है, इन बातों को लेकर अपनी तरक्की को चाहता है। तो एक युवा अलग तरीके की सोच को लेकर वोट डालता है। उसमें राष्ट्रवाद भी हो सकता है, महंगाई भी हो सकती है, उसका रोजगार भी हो सकता है और कुछ अलग तरीके के जो जातियां बनी हैं, उन्हें जाति तो नहीं कह सकते, समूह कह सकते, जैसे लाभार्थियों का समूह, वो अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। इसी तरह इस देश में आधी आबादी बहुत बड़े वोटर हैं और वो ये जो चुनावी विश्लेषक हैं ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों से इतर जाकर, अलग जाकर वोट दिया और उन्होंने कानून व्यवस्था पर, महंगाई पर, ये यूँ कहें कि कानून व्यवस्था पर और अपनी सहूलियतों पर उन्होंने वोट किया। इसलिए जाति धर्म की राजनीति ज़्यादा जमीन पर प्रभावी नहीं दिखेगी, ऐसा इन चुनावी विश्लेषकों का मानना है। लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा इस बात को अभी भी मानता है राजनीति के अंदर कि नहीं, ये जाति धर्म चलता है, चलता रहेगा। लेकिन जब जातियों में लोग टूटते हैं तो जो धार्मिक ताना बाना है, जब जाति राजनीति में ध्रुवीकरण, जब जाति राजनीति ध्रुवीकृत होती है, ध्रुवीकरण जब जाति ध्रुवीकरण होता है राजनीति में, तो उसके आगे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चल नहीं पाता है। ये पूर्व के अनुभव बताते हैं। शायद विपक्ष इसी बात को लेकर निशाना साध रहा है कि मोदी जी और उनकी पार्टी और एनडीए इसी बात को लेकर बेचैन है। ये आज जो मंथन में हमने जो चीज़ें निकल कर आई उनको आज हम रखेंगे जनता के सामने और पूछेंगे। इसी बीच आज सुबह सुबह न्यूज़ क्लिक से जुड़े तकरीबन 31 पत्रकारों
वरिष्ठ पत्रकारों, लेखकों, कंसल्टेंट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़े जाने पहचाने लोग हैं, विशाल शर्मा, भाषा सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में, उर्मिलेश, संजय गुहा ठकुराता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चुनाव विश्लेषक हैं जो सत्ता विरोधी सुर बुलंद करते रहे हैं। भाषा सिंह है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस तरीके के लोग, ये तस्वीर है उर्मिलेश को जिस वक्त उनके घर से ले जाया गया पूछताछ के लिए। संजय गुहा ठकुराता ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्हें किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं उनसे, और न्यूज़ क्लिक को लेकर आरोप लगता है कि जो सरकार विरोधी और भारत विरोधी काम ये वेबसाइट कर रही है। चीन जो इस वेबसाइट के कर्ता धर्ता है वो एक अमेरिकी हैं, और वो चीनी सरकार, चीनी जो मीडिया के, जो राष्ट्रीय मीडिया उसके लिए काम करते हैं। पहले भी, साल भर पहले भी न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों में छापे पड़े थे। आज भी उनके स्थानों पर छापे, उनके साथ जुड़े लोगों पर, लेखकों पर, पत्रकारों पर, विचारकों पर, उनके लिए बोलने वाले, लिखने वाले लोगों पर छापेमारी हुई। उनके लैपटॉप, मोबाइल छीन लिए गए और उनसे घंटों पूछताछ की गई। कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी संगीन धाराओं में दर्ज की गई हैं। कुछ लोगों को देर शाम कई घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया है। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में पवन खेड़ा ने कहा कि वास्तव में जो जाति जनगणना वाला बहुत गंभीर मसला है, इस मसले से पूरे देश का ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो सच दिखाने वाले, सच सुनाने वाले, सच बताने वाले पत्रकार हैं, उन पर कार्रवाई कर दी। पता नहीं इसमें कितना सच है, कितना गलत है, इसको जोड़ा भी जाना चाहिए कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये दर्शकों पर हम छोड़ते हैं। फिलहाल कुछ बयानात राहुल गांधी ने जो कहा था कि जितनी आबादी उतना हक, एक 4 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। राहुल गांधी ने कहा था कि जितनी आबादी उतना हक, राहुल ने ट्वीट किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू क्या अपना हक ले लें, क्योंकि राहुल ने 84 की बात कही तो मोदी ने कहा 81% हिंदू हैं, क्या वो अपना हक ले लें। और फिर बाद में उन्होंने उस बात को मोल्ड करते हुए कहा कि गरीब सबसे बड़ी जात है, और ये सब तमाम बातें कहीं। और वो कह रहे हैं कि संसाधनों पर गरीबों का हक, कभी मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकारों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। उसी तरीके से इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि गरीबों का हक है, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं। आखिर में राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधा हमला किया, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आप पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने खूब देखा है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के बयान और फिर राहुल का बयान आप सुनिए। संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए
गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अब जब मैं ये सवाल उठाता हूँ, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने, कमलनाथ ने एक ट्वीट करके ऐलान किया कि अगर मध्य प्रदेश में वहाँ की जनता ने उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कराएंगे और उसके जो नतीजे आएंगे उसके मुताबिक शासन सत्ता, सरकार और मंत्रिमंडल में भागीदारी देंगे। बड़ा ऐलान किया है, गेम चेंजर हो सकता है। और धीरे धीरे जो 4 राज्यों के चुनाव में भी ये ओबीसी वाला मुद्दा बड़ा होने जा रहा है। जातिगत आधारित जनगणना बड़ी होती जा रही है और इससे बीजेपी एनडीए निश्चित तौर पर अपने जो रणनीति को नए सिरे से उसको बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री उसी रणनीति के तहत लगातार जो रैलियां कर रहे हैं, आज वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ताबड़तोड़ रैलियां मोदी की हो रही हैं। कुल मिलाकर ये है। दूसरी तरफ जिस बात की हमने चर्चा की और लोगों ने इसे लिंक करने की कोशिश की थी कि जो मसला है वो वास्तव में नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ये कहा था कि कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और वो लोग नहीं चला रहे हैं। वो और किन पत्रकारों के यहाँ कैसे आज उनकी यहाँ रेड हुई, छापेमारी हुई, और इसको कांग्रेस ने जोड़ा कि जो ओबीसी जनगणना की बात है उसका ध्यान देश से हटाने के लिए इस तरीके के काम किए गए। ये पत्रकार सच और सरकार को आईना दिखा रहे थे। अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। लाइव में इसी लोग हैं। भाई हट जाओ थोड़ा सा। देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सली, और उसके 3 दिन बाद ये पत्रकार उर्मिलेश, पत्रकार अभिषेक शर्मा, भाषा सिंह, प्रंजय गुहा ठकुराता, बहुत सारे लोगों के यहाँ छापेमारी, उनके मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लिए गए। तो क्या मोदी का इशारा इन्हीं लोगों की तरफ था क्या, जो सत्ता विरोधी बातें ये कर रहे थे, सत्ता को आईना दिखा रहे थे, सरकार की नज़र में सत्ता के खिलाफ ये काम कर रहे थे। सरकार कहती कि भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। यूएपीए के तहत भी कुछ लोगों पे मुकदमा लिखा गया है। प्रंजय गुहा ठकुराता, न्यूज़ क्लिक के कंसल्टेंट लेखक, उर्मिलेश, अभिषेक शर्मा एंकर, पत्रकार, और इस वेबसाइट पर भारत की जो छवि है वो ख़राब करने, भारत की सरकार के खिलाफ काम करने के आरोप हैं। भाषा सिंह पत्रकार, इस तरीके के तकरीबन 31 लेखकों, पत्रकारों, तीस्ता सीतलवाड़ी भी एक्टिविस्ट रही हैं, बहुत सारे। तीस्ता तो मुझे लगता है कि इन पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ पहले भी हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग इस तरीके के इससे जुड़े हुए हैं। तो क्या तीस्ता को तो पहले अर्बन नक्सली कहा गया था, तो क्या प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों को अर्बन नक्सली कह रहे थे? यही इशारा था और आज कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इनको हिरासत में लिया, पूछताछ की, एफआईआर की, मोबाइल लैपटॉप जब्त की, बहुत सारे सवाल किए। सुमेधा पॉल, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग न्यूज़ क्लिक से जुड़े हैं। 1 साल पहले
भी न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी की गई थी। पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि रोहिणी सिंह समेत 2 पत्रकारों ने मोटी रकम ली है उस चीनी कंपनी से। इसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है जिसको लेकर चर्चा सदन में हो रही थी और जिसको लेकर ये बवेला मचा हुआ है, उसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि एक चीनी मूल का व्यक्ति जो अमेरिकी व्यवसायी है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और भारत में भारत सरकार की छवि, भारत की छवि और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इनपुट्स हैं सरकार के पास और इसी आधार पर इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन पत्रकारों का ये पक्ष है कि वो बोलते रहेंगे, वो बोल रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं, इसलिए सरकार को पच नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे लोग, आज मुझे लगता है कि देश के सारे, लालू यादव, जितने भी लोग हैं उन लोगों ने आज ट्वीट करके इस कार्रवाई की निंदा की और उसको जोड़ा कि जो मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी यूँ कहें कि हिरासत में पूछताछ के बाद अभिसार शर्मा निकले और उसके बाद प्रांजय गुहा ठकुराता ने क्या कहा वो सुन लीजिए, फिर मेहमानों का परिचय और मंथन की विधिवत शुरुआत। I hold a accreditation card from the Press Information Bureau, Government of India. Nine police persons came to my home in Gurgaon at 6:30 in the morning. They asked me various questions. I came with them voluntarily to this place, the special cell of the Delhi police on Lodi Road. The same set of questions were asked over and over again. Am I an employee of NewsClick? I said no, I'm a consultant. They asked me how much have you been paid? I told them. They asked me all kinds of questions. Have you covered the Delhi riots? I said no. Have you covered the farmers' agitation? I said yes. Why are you a consultant with them? Because I'm a journalist. How long have you been a consultant with them? I said from May 2018. They asked me all kinds of questions. So were you made aware about the FIR in the case or the details? After I came here, I learned there had been a first information report lodged, okay, apparently under the Unlawful Activities Prevention Act. All right? And I have been here from roughly around 8:30 and I am leaving now. It is past. ये पूरी कथा काया है, राम जाने मसला क्या है, लेकिन सरकार के पास कोई इनपुट है तो जांच तो उसको करनी चाहिए, कर भी रही है। लेकिन पत्रकारों के एक गुट ने ये भी कहा कि भाई क्यों रो रहे हो, ज़बरदस्ती जब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। उसके जवाब में बहुत सारी शेरो शायरी भी आज ट्विटर, जिसे अब एक्स हम कहते हैं, उस पर चली और इशारों में बहुत सारी बातें की गई। बहुत सारे देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा कि खुश मत हो, कल तुम्हारा भी नंबर हो सकता है। खैर, राजनीति है, बहुत सारे लोगों ने इसे इमरजेंसी से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं ने, पत्रकारों ने इमरजेंसी से इसकी भी तुलना कर दी इस पूरे घटनाक्रम की। खैर, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ेगा, राजनीति और पत्रकारिता अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। माफ़ी के साथ में चूँकि भूमिका और बाइट्स में काफ़ी समय चला जाता है, इसलिए माफ़ी के साथ में अपने मेहमानों का परिचय करा रहा हूँ। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मोहित गर्ग, प्रवक्ता, बीजेपी एमपी, वरिष्ठ नेता हैं मोहित, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अभय नारायण त्रिपाठी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिलाल सब्जवारी, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वर्षों तक संसद को कवर कर रहे हैं, वर्षों से, और पूरी देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह बिलाल भाई समझते हैं। आप सभी का स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मंथन की शुरुआत बिलाल सब्जवारी साहब से ही मैं करूंगा सीधे। बिलाल भाई, कुल मिलाकर जाति आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट, उसका पिटारा खुलने के बाद राजनीतिक हलकों में दिल्ली से लेकर पूरे देश में ऐसा तापमान, टेम्परेचर बढ़ गया है कि अब
जहां विपक्ष इंडिया वाला गठबंधन अडिग है, कांग्रेस ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, तो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिर क्या इस देश का हिंदू अपनी आबादी के हिसाब से हक ले ले। फिर बाद में उन्होंने उसको गरीबों से जोड़ा, उन्होंने कहा भाई गरीब कल्याण ही असली सामाजिक न्याय है। तो क्या 24 को लेकर ये एजेंडा सेट हो गया है, मुद्दा सेट हो गया है, यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? और दूसरा, क्या जो पत्रकारों पर आज कार्रवाई हुई है, पूछताछ हुई, जो भी आप कहें, उसका क्या इससे कुछ लेना देना है? कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ये कह रहे थे, आज उनके ट्वीट्स भी दिखे कि इस पूरे जो इसका टेम्परेचर है जाति गणना की रिपोर्ट का, उसको थोड़ा डाउन करने के लिए ये काम किया गया। या तीसरा एंगल जो हमने दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं, तो क्या ये वही अर्बन नक्सली हैं क्या? बड़े 3-4 बिंदु हैं। तो मुझे लगता है पहले चरण में आप 2 प्रश्नों का हमारे उत्तर दे दीजिए, फिर आगे बाकी लोगों से हम बात करेंगे। बिलाल भाई। देखिए दुर्गेंद्र जी, एक तो जातीय जनगणना वाला इशू काफी महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये जो पत्रकारों पर जो कार्रवाई हुई। दरअसल जातीय जनगणना के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पत्रकारों पर न्यूज क्लिक की कार्रवाई हुई, इससे टाइमिंग इतने क्लोज है, तो एक एंगल तो बनता ही है, इसमें 2 राय नहीं। और इस एंगल से देखा जा सकता है, क्योंकि टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन के अंदर, और किसी भी दृष्टिकोण को साधने में टाइमिंग भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो टाइमिंग है न्यूज़ क्लिक वाला, तो ये जातीय जनगणना का जब मुद्दा अपने राजनीति के फलक पर छाया हुआ है और अपनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है, उसी समय न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर जो कार्रवाई हुई, तो ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल तो है टाइमिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं पर्टिकुलर जातीय जनगणना। देखिए, जातीय जनगणना की जो मांग है वो हिंदुस्तान में पहली बार तो नहीं हो रही। जातीय जनगणना की मांग का तो मुद्दा काफी पुराना है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मायावती और काशीराम कहा करते थे। राम मनोहर लोहिया के पृष्ठभूमि से उपजा था, जिसे काशीराम ने उत्तर प्रदेश के धरातल पर एक आकार दिया अपनी राजनीति को साधने के लिए। जी देखिए, इसको यहाँ समझने की जरूरत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के पीछे क्या तस्वुर है, क्या कंसेप्ट है। बेसिकली हिंदुस्तान जो एक व्यवस्था है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेलफेयर स्टेट के दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है, तो उसके अंदर जितने भी समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, या दलित है, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, या वंचित समाज है, उनका सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है। बदकिस्मती से क्या हुआ कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते इनका सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनली जब अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं आप, तो राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से इससे किनारा कर लिया। इसलिए ये जातीय जनगणना की जब बात आती है, तो दरअसल ये वास्तव में तो आरक्षण के परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है, अगर इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहें। और जब आरक्षण देने की बात आती है, तो किस आधार पर आरक्षण दिया जाए, कितना आरक्षण दिया जाए, आरक्षण क्यों दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये सवाल खड़ा करता है, राजनीतिक पार्टियां भी ये सवाल खड़ा करती है। तो इन जातियों का ये कहना है कि वेलफेयर स्टेट होने के सुप्रीम कोर्ट ने बिलाल भाई सीमा 50% तय करके रखी है। बहुत सारे राज्य अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश 27 दे रहा है, बिहार 30 दे रहा है, कुछ झारखंड 14 दे रहा है, तेलंगाना 29 दे रहा है। तो इस तरीके से अपने अपने हिसाब से सब लोग दे रहे हैं। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वाला मसला, रिजर्वेशन एक स्टेट इशू भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी अपर लिमिट 50% तय कर दी है। हाँ, 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो जातीय जनगणना के माध्यम से जब हमें ये पता लग जाएगा इन जातियों का जनसंख्या के अनुपात कितना है, तो उस आधार पर जो वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो बजटरी एलोकेशंस हैं, उसका अधिकतम हिस्सा इनके एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में चला जाएगा। वही इसी आधार पर इनकी जो जातीय
आधारित आरक्षण की मांग अच्छा बिलाल भाई, ये क्या मानते हैं आप, एक छोटा सा और प्रश्न ले लीजिए, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी उस वक्त भी बहुत दबाव बनने लगा था, क्या अब पूरे देश में और खास तौर पर केंद्र की सरकार में दबाव नहीं बढ़ेगा क्या, बढ़ नहीं रहा क्या, और क्या ये मंडल के बाद का ये मंडल 2 टाइप स्थिति आएगी? और इससे ये तो कोई, इसमें कोई शक नहीं है कि मंडल के बाद लालू जैसे नेता पैदा हुए और बहुत कई राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। ये मंडल 3 कह सकते हैं आप दुर्गेंद्र जी। पहला मंडल की रिपोर्ट वो थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन मंडल के पक्षधर ने उस समय सरकार ने कहा था ये साइंटिफिक डाटा के आधार पर किया गया है, आरक्षण है, और ये जो सर्वे कराया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वो प्ली काम नहीं कर पाई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। दूसरे मंडल कमीशन में मानता हूं जब अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन के अंदर पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया था एजुकेशन के एतबार से, और ये तीसरा मैं इसको मंडल कमीशन का तीसरा अध्याय मानता हूं, जो वास्तव में राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हिंदुत्व की जो एक सांप्रदायिक नीति का जो काउंटर है वो ये उसको करता हुआ नजर आ रहा है। अगर राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश का चुनावी पारा इस समय सबसे गर्म है। जाति आधारित जनगणना की जो संख्या है, रिपोर्ट आम होने के बाद बिहार वाली, मध्य प्रदेश इसका मैदान बन गया है। यहाँ के नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई अगर उनकी सरकार आई तो न केवल जाति आधारित जनगणना कराएंगे, सरकार और ब्यूरोक्रेसी में भी वो हिस्सेदारी संख्या के हिसाब से देंगे। और यही बात राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि 90 ब्यूरोक्रेट्स देश को चलाते हैं, उसमें 3 ओबीसी क्यों? अपने काम से कांग्रेस इसका जवाब देगी। बड़ा सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश और जो अन्य राज्यों में जहां चुनाव है, क्या ये मुद्दा बड़ा बनेगा और 2024 का एजेंडा सेट होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित गर्ग बीजेपी के नेता हैं, एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित भाई, आपके पास आ रहा हूं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो जातिगत जनगणना वाला दांव है ये कुछ असहज कर रहा है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा कि भाई हिंदू क्या अपना हक ले लें क्या? तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि हिंदू के खांचे में ये बना रहे और विपक्ष इसे जातियों में तोड़ने चाहता है इस राजनीति को? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष अपनी सुविधा की जनगणना करा रहा है जी। अगर आप जातिगत जनगणना की बात करें, जैसा हैं, सबसे ज्यादा 14% आप बता रहे हैं यादव, 19% एससी हैं, तो 14% यादव कैसे ज्यादा हो गए? और जहां तक अगर आप उनकी उपजातियों की बात करें तो उपजातियों तो यादव में भी हैं, यदुवंशी है, नंदवंशी है, ग्वालवंशी है, उनमें क्यों नहीं आप बांट रहे? नीतीश कुमार जी कुर्मी हैं, कुर्मियों में लगभग बैसवार, गवार, कटियार, कितनी उपजातियां हैं, उनमें क्यों नहीं बांट रहे? और अगर आप जितना जिसकी संख्या बारी उतना उसको आप हक देने की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि नीतीश कुमार जी तो लगभग 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कुर्मी समाज को इतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था? तो इसका मतलब तो कुर्मी समाज आने वाले 30-35 साल तक उनका कोई हक नहीं बनता। और ये तो एक्चुअली क्या है कि चूंकि I.N.I अलायंस का गठन नीतीश जी के सौजन्य से हुआ, नीतीश जी को वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो अब चूंकि ओबीसी का कार्ड खेलकर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊं, और लालू यादव भी इसलिए सपोर्ट करते हैं कि नीतीश जी हटेंगे तो तेजस्वी यादव की बड़ी गहरी जानकारियां हैं मोहित भाई आपके पास। मैं तारीफ करूंगा कि आप इंडिया वाले गठबंधन की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। कंप्लीट करिए, फिर मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। तो आप हिंदू समाज को अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और किसी समाज को क्यों नहीं बांट रहे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके भी बहुत सारे वर्ग होते हैं, सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल, अंसारी, मंसूरी, रायन। तो ओबीसी में पिछड़े मुसलमानों की भी गणना हुई है, आपने देखा होगा, पिछड़े मुसलमान भी हैं उसमें। बिलाल भाई बेहतर बताएंगे अभी। जब आप गणना का विश्लेषण करते हैं तो यादव सबसे ऊपर क्यों? उनको क्यों नहीं बांटा आपने यदुवंशी, नंदवंशी, ग्वालवंशी में? तो ये ऐसे तो क्या फिर ब्राह्मणों को भी बांट दिया जाए क्या? सरयू पारी और कानकुब्ज ये भी बांटा जाए फिर क्या? कैसे चलेगा काम फिर? ये अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं भाई। आपने 81.3% हिंदू, तो आप क्या अपनी सुविधा की राजनीति नहीं कर रहे हैं? आपको हिंदू वाले खांचे में फायदा है
आपने कहा कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि 84% ओबीसी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी, ये 84% है, इनको हक मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि भैया ये 81% हिंदू, क्या ये अपना हक ले लें? क्या अपना हक ले लें? क्या इशारा कर रहे हैं आप? सिंपल और फिर वही हिंदू मुस्लिम अंत में आके वही टिकती। जो आपको सुविधा है वो आप कर रहे हैं, जो उनको सुविधा है उनको कर रहे हैं। फिर निंदा आलोचना किस बात की मोहित भाई? मैं वही बता रहा हूं, हमारी पार्टी का बड़ा स्टैंडर्ड स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी पार्टी कभी भी जाति आधारित योजना शीर्ष नेता आपके ये बात कहते हैं, शीर्ष नेता आपके बात कहते हैं, और गिरिराज सिंह से लेकर सारे लोग देश भर के मुसलमानों को गरियाते हैं पानी पी पी कर। किसी का सबका साथ सबका विकास नहीं। निशिकांत दुबे जैसे लोग संसद में कैसे बातें करते हैं, रमेश बिधूड़ी जैसे लोग संसद में गरियाते हैं। मुल्ला, भड़ुआ, उग्रवादी की बात, रमेश बिधूड़ी जी की जो भाषा थी वो बिल्कुल निंदनीय है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। वही ना दोहरी नीति है। शीर्ष नेता कहते हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास, बाकी को लगा दिया काम पे, लगे रहो। ऐसे तो विपक्षी नेता 10 बार बोल चुके हैं, मोदी का मर्डर कर दो, मोदी को मार दो, मोदी ये है, मोदी वो है। हाँ, तो मोदी जी ने उसका जवाब दिया है। उसका माइलेज चुनाव में बीजेपी को मिला है। मोदी जी ने विक्टिम कार्ड खेला है, बिल्कुल खेला है। तो आपने एक बार नहीं, सार्वजनिक तौर पे दसियों बार आपने बोला है उसको मार डालो, उसको ये कर दो, वो ये है, वो चोर है। तो आप सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं तो उसका नुकसान तो भैया प्रधानमंत्री ने वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं। 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या कहा, तो उन्होंने नहीं कहा था क्या? इतने बड़े नेता सारी, भाई ये तो राजनीति अब इसी तरीके की हो गई मोहित भाई, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या अपनी सुविधा के अनुसार सब लोग ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम सब सेट कर लेते हैं? और मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ जी ने कहा, जहां से आप आते हैं, इसका क्या जमीनी क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है ये तो आपको चुनाव के नतीजे से पता चलेगा। वो तो अभी सरकार बना चुके, उनके तो पोर्टफोलियो बढ़ गए। कौन सा मुख्यमंत्री, तो कमलनाथ जी ने स्वयंभू को घोषित कर दिया मुख्यमंत्री वो रहेंगे। आप भी वापस सत्ता में आ चुके हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। 18 साल भोगने के बाद फिर वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। तो जनता पे छोड़ दो ना। हमारी चुनाव की पूरी तैयारी है, हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन, हमारा विकास का एजेंडा, वो हम क्या जातिगत आधारित जनगणना की जो घोषणा है कांग्रेस की, वो क्या कितना असर डालेगी? ये सवाल सीधा है, इसका जवाब दीजिए कृपया। कांग्रेस की जितने पैतरे हैं उसको मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता दसियों बार देख चुकी है। आप बताइए, उनकी 18 में सरकार बनी, किसानों के एजेंडे पर आए, उसके बाद जब पार्टी, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ के उपचुनाव हुए, क्या हुआ उपचुनाव में? अगर आपके पास जनादेश, पहले तो खंडित जनादेश था, अगर ऐसी स्थिति थी दोबारा आप क्यों नहीं जीत कर आए? हमारे 18 विधायक जीते, आपके 5 विधायक जीते, क्यों? लोगों ने समझ लिया कि 15 महीने के चुनाव हरदम सरकारों का ही होता है मोहित भाई, आप पुराने नेता हैं, जानते हैं। ज्यादातर चुनाव जिसकी सरकार होती, जनता उसी को देती कि विकास कराएं, कहां विरोधी आदमी चुने। ये तो ट्रेंड है इस देश का। नहीं, ट्रेंड है तो देखिए, जो व्यक्ति पहले कांग्रेस से चुनाव, अब इस बार देख लीजिएगा, चुनाव बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जो 25 सीटें सिंधिया वाली थी, उसमें कितना आप जीते, कितना वो जीते। उन्हीं और उसके अलावा हारी सीटों पर आपने सांसदों को उम्मीदवार के बजाय बेचारे वो ना उम्मीदवार बने घूम रहे हैं वहां पे। हमारी पार्टी में नेता बाद में होता है, पहले वो कार्यकर्ता है। कितने ही वरिष्ठ नेता हो जाए, अगर कोई नहीं है तो वो दरी भी बिछा देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं दरी तो सारे लोग बिछाते रहे, समाजवादी, कांग्रेसी भी दरी बिछाते रहे। कांग्रेस ही नहीं बिछाते, कांग्रेस अरे जबरदस्त बिछाते रहे। ऐसे मैंने कई कार्यकर्ताओं को देखा दरी बिछाने वाले विधायक बने। मैं नाम की लिस्ट भेज दूंगा आपको, पूरे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खैर, मैं कांग्रेस के नेता से इसका जवाब ले लेता हूं। अभय नारायण राय हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। राय साहब, ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मोहित कह रहे हैं कि भाई ये सब फर्जी है, आप लोगों की पार्टी बिल्कुल फर्जी मंसूबे पाले हुए, कुछ होने वाला नहीं है। कमलनाथ जी ने या भूपेश बघेल जो ओबीसी पर अडिग हैं, और कमलनाथ जी कह रहे हैं भाई जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं जनगणना कराऊंगा और सरकार में हिस्सेदारी दूंगा। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और कांग्रेस चूंकि मजबूत स्थिति में, जीत हार की बात मैं नहीं करता, इसलिए जनता मजबूत पार्टी की बात जरूर सुनती है। अगर ये बात आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी करती तो शायद उसकी बात नहीं सुनते। और आम आदमी पार्टी ने ये भी कह दिया कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या ये ओबीसी वाला दांव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कितना बैठने जा रहा है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। हालांकि कांग्रेस के नेता आप हैं तो आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा इसको, और तर्कों के साथ में।
भारतीय जनता पार्टी देश के सामने जो मुद्दे हैं, महंगाई की बात कर लें आप, बेरोजगारी की बात कर लें आप, देश में जो नफरत का बाजार है उसकी बात कर लें आप, मणिपुर की बात कर लें आप, तो उन मुद्दों से ध्यान हटाने का हमेशा काम करती है। आज चुनाव है मध्य प्रदेश में, चुनाव है छत्तीसगढ़ में, चुनाव है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी भूपेश बघेल के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ कर रही है काम, और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का काम चल रहा है। जातिगत जनगणना की बात है, राहुल जी बिलासपुर आए थे छत्तीसगढ़ के दौरे पर, और बिलासपुर में वो बोल के गए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में एक बिल लाया, 58% आरक्षण आज की तारीख में यहाँ पर कोर्ट के आदेश से चल रहा है, उसको कोर्ट ने 50 कर दिया था, फिर चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से हमको सुविधा मिली और पुनः 58% आरक्षण जो वर्तमान में लागू है वो चल रहा है, जिसमें 32% एसटी, 12% एससी और 14% ओबीसी। भूपेश बघेल जी ने उसको 76% किया, 32%, 13%, 32% एसटी, 13% एससी और 27% ओबीसी और 4 आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 76% किया। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से, जो उनके 14 विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित सबने हाथ उठाकर बिल को पास किया, सर्वसम्मति से पास हुआ और 76% का बिल राज्यपाल के पास पहुंचा। राज्यपाल महोदया ने कह दिया था कि बिल पहुंचा और मैं साइन करूंगी। फिर क्या हुआ, अड़ंगे लग गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिल्ली से फोन आया, जो भी हुआ राजभवन को राजनीति का केंद्र बनाया और आज तक वो आरक्षण का बिल 76% का वहां लटका हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो आज कहना चाहिए, अभी प्रवक्ता मध्य प्रदेश के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, उनको डिक्लेयर, जैसे हम कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत जनगणना के साथ हैं और क्यों हैं ये भी राहुल जी बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि हम जातिगत जनगणना के साथ हैं या नहीं है। दो बातें होनी चाहिए, हिंदुओं को दे दो, उनको दे दो, अब संख्यकों का क्या होगा। जब हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो आप उनके विरोध में बात करेंगे, जब हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो आप अल्पसंख्यकों के समर्थन में पैरोकार बन के खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बस्तर में आके आज जो भाषण दे रहे थे, आश्चर्यचकित करने वाला था। मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सबसे पहला हक तो अल्पसंख्यकों का होता है। भाई साहब, ये अगर मनमोहन सिंह ने कहा तो आप पालन करिए ना। प्रधानमंत्री ने कहा भाई सबसे बड़ा हक गरीबों का है और सबसे बड़ा न्याय जो सामाजिक न्याय है वो गरीब कल्याण है। इसमें भी गलत बात क्या कही प्रधानमंत्री ने? क्या कृषि बिल गरीबों के लिए आया था? क्या नई सब? और उन्होंने एक बात और कही कि भाई अगर राहुल जी कहते हैं कि 84% SC ST OBC और पिछड़े हैं तो 81, फिर ये भी देख लो कि 81% हिंदू हैं, तो क्या वो अपना हक ले ले? क्या ये भी तो कहा प्रधानमंत्री ने। कौन मना कर रहा है कोई हक ना ले? इससे राहुल जी ने मना किया क्या कि उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? राहुल जी तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने उसको लागू कर दिया, उसकी बात हो रही है। आप हाँ कहिए या ना कहिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत ठीक है। राय साहब एक छोटा सा जवाब मैं ले लेता हूं मोहित गर्ग से। मोहित, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 73% करके भेजा। आपकी किसी सरकार ने हमने नहीं सुना कि इस तरह का कोई कवायद की हो ओबीसी के लिए। आप वो 29 मंत्री दिखाते हो, 100 सांसद दिखाते हो, लेकिन कहीं इस तरह की कवायद किसी विधानसभा में आपकी तरफ से नहीं हुई। हाँ, आप हाथ उठा के उसमें रहते हो और बाद में जो आपकी मशीनरी है छत्तीसगढ़ में ऐसा किया और अब बिहार में क्रेडिट ले रहे हैं सुशील मोदी कि मैं भी था। इस तरह कवायद आप लोग नहीं करते दिखते हो, क्यों? इससे क्या संदेश नहीं जाता कि आप ओबीसी के साथ नहीं हो असली में? आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, हम गरीब के साथ हैं। मान लीजिए कोई ओबीसी करोड़पति है, क्योंकि वो ओबीसी है इसलिए आप उसको आरक्षण दे देंगे, और जो ओबीसी नहीं है, किसी और जाति वर्ग का है और वो गरीब है, उसको आप आरक्षण नहीं देंगे। आज उन्होंने कहा कि हम गरीब के साथ हैं। आप, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जाति, इनको चुनाव आता है, हम पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आता है इनको जाति धर्म क्यों याद आ जाता है? हम विकास की बात करते हैं, अभी तक से विकास की बात। आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सबसे बड़ा हमारा एजेंडा है चुनाव अगर जीत के हमारी सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे देश भर में बेरोजगार देश भर में। अभी इसके पहले रोजगार बेरोजगार करें तभी तो असली तस्वीर निकलेगी।
वो इस थोड़ी कह रहे हैं कि हम उसको रिपोर्ट को अपनी जेब में रख लेंगे, रोहिणी आयोग की तरह कि 17वां आयोग बना, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। अब कुछ पत्रकार डरा रहे हैं ट्विटर पर कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी, मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक आएगा। अरे आए भाई, उसमें भी देख लिया जाए क्या क्या है। हम लोग तो विश्लेषण करने के लिए बैठे हुए हैं। 17-18 वर्ष के लगभग बिहार में ओबीसी का नेतृत्व करते हुए श्री नीतीश कुमार। कंप्लीट करिए, चूंकि राकेश अंचल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नहीं ले पाया हूं। कंप्लीट करिए जल्दी से। जी, जितने भी पैरामीटर जो एक गरीबों के सामाजिक कल्याण के होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी रेखा, रोजगार के लिए पाया, सब में मध्य प्रदेश देश के जितने भी राज्य हैं, किसी में 8वें पायदान पे बिहार है, किसी में 19वें पायदान पर बिहार है। जो स्टैंडर्ड शिक्षा की दर है उसमें 19वें पायदान पर है। तो आप जातिगत जनगणना के आधार पर अगर विकास की बात करते हैं तो आप 17-18 साल से पद पर हैं। वो पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश किस पायदान पर है मोहित जी, वो पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश कहां ले गए 18 सालों में। खरीद के सरकार बनाई, वो किस हमने खरीद के सरकार नहीं बनाई, आप अपना कुनबा संभाल नहीं पाए, इसलिए सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी। हमने नहीं बुलाया था, सार्वजनिक तौर पर उनकी बेइज्जती करी कमलनाथ जी ने। जो करते बने कर लो, उसके बाद वो पार्टी छोड़कर बाहर आए। चलिए वो अलग विषय है। मैं अब राकेश अंचल को लूंगा। राकेश जी, कुल मिला के जो रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां की राजनीति आप किस कर्मठ देख रहे हैं? ऊंट तो बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं कि ऊंट किस कर्मठ बैठेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा परिवर्तित करता हूं। अब राजनीति किस ओर जाती दिख रहे हैं राकेश जी? पहले तो मोहित जी का हम थोड़ा जवाब दे दे सर। इन्होंने बताया ये आपको बिहार के बारे में कि शिक्षा बिहार कैमे पायदान पर है, तो आपको शायद पता नहीं होगा मोहित बाबू कि बिहार जो है ना IAS IPS में पूरे भारत में वो ऐसा जिला नहीं है कि एक IAS एक IPS नहीं है बिहार का। अब सवाल रहा और सवाल रहा यहाँ डिबेट जो बैठे हुए जातीय जनगणना का आधार पर बैठे हुए हम लोग। आप ये बताइए, आपका प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं गरीब का, सबसे बड़ा गरीब का संख्या है, तो हम अभी जो हम लोग डिबेट में बैठे हुए जातीय जनगणना, राजनीति सिर्फ इसमें नहीं लगता है, इसमें जो है जातीय आधारित आर्थिक सामाजिक सब इसमें आ रहा है। अब भारत में कितना गरीब है, कितना जनसंख्या गरीब का है, जब तक हम जातीय जनगणना के हिसाब ये सर्वे सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, रिपोर्ट जो आएगी उसमें सबकी दशा और दिशा सारी चीजें सामने आनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें सब चीज है। जातीय आधारित जनगणना में सब कुछ है, आर्थिक है, सामाजिक है, सब कुछ है। इसमें कितना शिक्षित है, कितना इनकम है, कितना उनका आय है। तो बिहार ने जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ने किया, वो तो पूरे देश को करना चाहिए और इसमें सब कुछ है। इसमें सिर्फ राजनीतिक नहीं है, जो आप लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक का, तो राजनीतिक नहीं है, सब कुछ इसमें है। और इधर बात कर रहे थे आपका प्रधानमंत्री आवास के बारे में, तो आपका प्रधानमंत्री जो इधर भाषण में बोले कर रहे हैं कि राशि का जिक्र कर रहा है कि हमने इतना राशि आवास में दिया, तो आप ये बताइए ना कि 21-22 के बाद संख्या बताइए, कितना संख्या आवास आपने आपका प्रधानमंत्री भारत को गरीब को दिए हैं, छत बनवाए हैं 21 वर्ष के बाद? आंकड़ा बताइए हमको, संख्या बताइए, राशि नहीं बताइए, कोई आंकड़ा है तो बताइए। और ये जो बात कर रहे हैं बिहार के बारे में, बिहार आपका पहला राज्य है जिन्होंने 2005 में जो कि ओबीसी का आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, इधर 15 में आपको जो सभी नौकरियां में महिला का आरक्षण दिया, ओबीसी उसमें सब लागू है। अब क्या बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी के बारे में? बिहार के मुख्यमंत्री का सोच जो है ना, भारत के किसी नेता में नहीं है। आज जो कोई भी नेता अगर गुणगान कर रहा है, महिला आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं, चाहे जो कुछ बोल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषा बोल रहा है। ठीक बात जी। एक छोटा सा जवाब दीजिए मोहित जी। जी, मैं ये बता रहा हूं ना आपको, ये पूरी कवायद नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री पद का उनके नाम की घोषणा हो जाए, या वो IN.I.N.I.A के संयोजक बन जाए, क्योंकि वो पहली बार नाराज होकर बेंगलोर से निकले। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि शायद मुंबई में कुछ हो जाए, पटना में कुछ हो जाए। आप लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ होगी। और आज मोदी जी ने कह दिया कि भाई KCR NDA में शामिल होना चाहते थे। KCR ने कहा कि भैया प्रधानमंत्री से मिलने जाओ तो कैमरा लेकर जाओ। बोलिए।
N.I.A का फुल फॉर्म अलायंस, अगर आप उसको गठबंधन बोल रहे हैं तो ए नहीं आएगा या फिर ए 2 बार आएगा। तो ये भी फिर एनडीए नहीं एनडी कहेंगे। ये भी अगर आपने शुरू किया है तो ये भी फिर एनडीए नहीं कहेंगे, एनडी कहेंगे, एनडी। इनका जो फुल फॉर्म है उसमें देख लीजिए ना। अरे फुल फॉर्म छोड़िए, आप मुद्दे पर आइए। फुल फॉर्म हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, छोड़ दीजिए फुल फॉर्म। पक्ष और विपक्ष दो मान लीजिए, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। कर दे कि हमारा जो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो ओबीसी वर्ग से होगा, कर दे घोषणा I.N.A, चाहे वो नीतीश जी हो या और कोई भी हो। बोलिए कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी बोलिए, बड़ा तीखा सवाल वो पूछ रहे हैं, बोलिए। आप चिंता मत करिए कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन होगा, और आप ये भी चिंता मत करिए गठबंधन का संयोजक कौन होगा। आप तो चिंता करिए कि 24 में आपकी जमीन खसक रही है, कब तक ये हिंदू मुस्लिम चलाएंगे, कब तक धर्म से धर्म को लड़वाएंगे। अब बेरोजगार जाग गया है, अब महिलाएं जाग गई है, 2014 के बाद से देश में बता दीजिए, घूम रही है, अगर हिंदू मुस्लिम का विवाद होता तो दंगे होते। अब तो सांसदों को आप विधायक लड़वा रहे हैं, आप अपने सांसदों को विधायक लड़वा रहे हैं मध्य प्रदेश में। बड़े बड़े मंत्री बगले झाकेंगे, बगले रिजल्ट आने दीजिए। मोहित जी अबे भाई एक मिनट रोक रहा हूं आपको। मोहित जी आप ये बताइए कि आप क्या ये चाहते हैं कि सारे लोग हिंदू में जुड़े रहें, जातियों में ना टूटें? आप चाहते हैं क्या? हेलो, कितने सवाल है? ये मोहित जी से सवाल है कि क्या मोहित जी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सारे लोग हिंदू के खांचे में रहें, वो उनको जाति ना अपनी पता हो, अपनी आबादी ना पता हो, अपना हक ना पता हो, ये चाहते हैं आप लोग? जाति सबको पता है, वर्ग सबको पता है। आप ये जो उत्तर प्रदेश से राजनीति चालू हुई, आपने एससी को हिंदू से बाहर करने का प्रयास किया, एससी को आपने एससी बताया, तो ये सब तो हिंदू है ना ओरिजिनली। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। आप हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में आप विवाद करना चाहते हैं, उसको आप विघटित करना चाहते हैं। बाकी धर्मों की बात करते हैं तो आप लोग ओबीसी गणना से सहमत नहीं है, उसका दबे छुपे विरोध करते नजर आते हैं। और आपके ही गठबंधन की नेता हैं अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए गठबंधन की, उन्होंने कहा कि ओबीसी मंत्रालय बनना चाहिए। जरा अनुप्रिया की बाइट सुनाइए। उमा भारती नहीं, अनुप्रिया पटेल जो इनकी गठबंधन की नेता, उमा भारती को तो किनारे लगा दिया इन्होंने। अभी इस समय केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, वो कह रहे हैं ओबीसी मंत्रालय बनाया जाना चाहिए और वो पक्ष में इनके एलआई। तो सरकार के अंदर से आवाज आने लगी है, जरा वो आवाज सुनाई जाए। संसद के अंदर निरंतर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का सवाल उठाया है। ये हमारे पार्टी की मांग है और सदन से लेकर सदन तक हम इस मांग को निरंतर उठाते आए हैं। अब क्या करेंगे मोहित जी? आपके एलआई अंदर से आवाज आने लगी। अभी एक ने कहा, दो ने कहा, सबको चिंता है ओबीसी वोटों की। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, दलित महादलित जितने भी देश में हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग घेरेंगे आपको। जवाब दे दीजिए जरा इसको। क्या ओबीसी समाज संप्रदाय समाज के लोग भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, वोटर नहीं है? सवाल ये है कि नहीं तो आपके लिए तो जाति से बात होता है ना, आप उनको भारतीय नहीं मानते। अच्छा, ये कहाँ की बात ठीक है मोहित भाई कि 10% ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, इनका पूरी सत्ता पे कब्जा है वर्षों से? ये कहाँ की ठीक बात है? 67 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। अरे कांग्रेस छोड़ो ना, इन जातियों ने राज किया। आपको भी बहुत सारे समय हो गया, तो वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस अपनी गलती सुधार रही है भाई। पहले इंदिरा जी कहा करती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब राहुल गांधी जात पात की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस बदली, नेताओं के सोच बदले। तो जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां इन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ कर रहे हैं वो, जैसे वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार है, अभी कर रहे हैं। बिहार की जनगणना के बाद ही सुर आने लगे, पहले क्यों नहीं आया आपको? नहीं सब देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा ना 73% हमने दे दिया पहले ही। आपने रोक दिया, अड़ंगा लगा दिया उस पर। हमने रोक दिया। 50% का सुप्रीम कोर्ट का नियम है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? अभी बताइए अभय जी बताइए, ये कह रहे हैं हम कौन रोकने वाले हैं? किस तर्क के आधार पर आप कह रहे हैं? और इसके बाद 2011 के बाद हो जाएगा। 2011 के बाद जनगणना नहीं कराई इन्होंने।
क्यों नहीं हुआ 2021 का जनगणना? क्यों घबरा रहे जनगणना कराने? ठीक है, अब वक्त खत्म हो चुका है। अंतिम टिप्पणी बिलाल सब्जवारी साहब, अंतिम टिप्पणी बिलाल भाई, कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी बिलाल सब्जवारी साहब के जानिब से। देखिए दुर्गेंद्र जी, इतनी देर से ये डिबेट आपस में भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि भाई जातीय जनगणना की जब बिहार में सहमति दी थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी तो खुद भागीदार थी सत्ता में नीतीश जी के साथ, तो उस समय जब दी थी तो आज यू टर्न क्यों ले रहे हैं? हाँ, उनके लिए क्रेडिट भी ले रहे हैं, क्रेडिट भी ले रहे हैं, यू टर्न भी ले रहे हैं। हाँ, तो आज यू टर्न लेने की क्या जरूरत है? जब आपने सहमति दी थी बिहार के अंदर, तो आज यू टर्न लेने की क्या जरूरत है? क्यों भाग रही है? बस आज यू टर्न नहीं लेना चाहिए। अगर आप यू टर्न ले रहे हैं तो आप उसे मुंह मोड़ रहे हैं, सीधा सीधा बात है। अब इस पे बहुत ज्यादा डिबेट में मैं नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि अच्छा बिलाल भाई, एक थोड़ा सा हिंट दे दीजिए चुनावों पर, जो अभी 4 राज्य और 24, ये किस ओर जाएगा पूरा मसला? ये यकीनन देखिए, महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने ओबीसी महिलाओं को इस बाहर किया, यहाँ से बूमरैंग कर गया और प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की जो नीतिगत राजनीति थी उस पर खुद ही पैरों से अपने हाथों से पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो आपने खुद ही दिया विपक्ष को ये मुद्दा, ये भी बाउंस चेक कर दिया मोदी जी, बाउंस चेक दिया। आपने खुद ही दिया विपक्ष को मुद्दा। आज राहुल ले उड़े हैं और इंडिया गठबंधन ने इसको अपने जातीय प्लान, अपने कॉमन, क्या ये मुख्य एजेंडा बनने वाला है क्या आने वाले चुनावों में? क्या यकीनन भारतीय जनता पार्टी के ये खिलाफ जाएगा अगर उसको इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक रिएक्ट करेगी जातीय जनगणना पर, तो भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ जला ले। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। राकेश अंचल साहब आपका शुक्रिया, मोहित गर्ग आपका शुक्रिया, अभय नारायण राय साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी मेहमानों का आभार। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल बड़ा है और डगर कठिन है। महिला आरक्षण में ओबीसी का हल्ला कि ओबीसी को भी शामिल किया जाना चाहिए, अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए, और फिर जातिगत आधारित जनगणना। तो चुनाव चाहे 4 राज्यों का हो, चाहे अगले साल लोकसभा का, एजेंडा लगभग सेट हो गया है। चुनाव इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। बाकी मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।